नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर्स में आज दिनांक है 21 अगस्त 2026 और 21 अगस्त 2026 के न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट्स खबरें आई हैं जिनसे हम प्रश्न बन सकते हैं हमारी एग्जाम में, उनको लेके हम यहाँ आए हैं और उनका हम डिस्कस करेंगे। तो आज दिनांक 21 अगस्त 2026 है। यदि आप तैयारी कर रहे हो किसी भी यूपीएससी की, आरएएस की, एसएससी की, स्टेट पीसीएस, सीईटी की, अन्य कोई भी स्टेट एग्जाम जिनमें प्रतियोगी परीक्षाएं में आप तैयारी कर रहे हो, देने जा रहे हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन कोट पढ़ते हैं हम। क्या कहता है कि मुश्किलों से घबरा कर मंजिल को छोड़ा नहीं करते। वाह वाह वाह। मुश्किलों से घबरा कर मंजिल को छोड़ा नहीं करते, गिर जाए अगर तो फिर से उठने में देर नहीं करते। आज वक्त भले ही इम्तिहान ले रहा है तुम्हारा, याद रखना वो मेहनत से नहीं डरते, वही कल इतिहास लिखा करते हैं। जो मेहनत से नहीं डरते हैं वही कल इतिहास लिखा करते हैं। इसलिए तो मेहनत करते रहिएगा। परेशानी चाहे कैसी भी आए, मुश्किल कैसे भी आए, घबरा कर छोड़ना नहीं है रास्ता। वो रास्ते पर रुके रहना है और मंजिल को प्राप्त करनी है। तो चलिएगा, इसी के साथ में पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर है हमारी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा, हैंगिंग की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी गई है। हुआ दरअसल क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने फांसी के जरिए मौत की सजा देने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह तरीका लंबे समय से मान्य है और संसद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में इसे बनाए रखा है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि फांसी देना अमानवीय और दर्दनाक है, लेकिन अदालत ने 1983 के दीना बनाम भारत संघ फैसले का हवाला देते हुए इसे वैध माना है। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्वेश्चन है कि भारत में दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और आपराधिक प्रक्रियाओं के तहत है। ऐतिहासिक रूप से दीना बनाम भारत संघ 1983 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार में मानवीय गरिमा शामिल है, जिसे फांसी के वक्त भी बनाए रखने पर जोर दिया गया है। विश्व के 110 से अधिक देशों ने कानून रूप से मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। भारत में अंतिम बार निर्भया मामले में दोषियों को 2022 में फांसी दी गई थी। ये खबर दरअसल ये है कि भारत में जो फांसी की सजा दी जाती है, तो एक पीआईएल लगा के ये कहा था कि जो भारत में फांसी की सजा दी जाती है वो अमानवीय है। उसमें फांसी किसी को अच्छी तरह होती नहीं है, तो दर्दनाक मौत होती है, अमानवीय तरीके से है। तो इस फांसी के मामले को सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के जरिए दाखिल किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध करार दे दिया। पहले जैसी फांसी की सजा को बरकरार रखा है। चलिए, खबर हमारी दो है कि 12वीं जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक और ईयू के सीबीएम पर आपत्ति हुई है। क्या है इसकी विश्लेषण करते हैं। इस खबर का क्या है कि 12वीं जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रालयों की मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ ईयू के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम की कड़ी आलोचना की है। इसे विकासशील देशों के व्यापार और निर्यात पर एक संरक्षणवादी बाधा बताया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्रिक्स जो समूह में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। सीबीएम यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन गहन आयातों पर लगाया जाने वाला एक शुल्क है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक शांति है। भारत ने वर्ष 2017 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन को सामान्यतः कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो ये हमारी दूसरी खबर रही ब्रिक्स और ईयू से रिलेटेड। तीसरी खबर है हमारी, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। इसमें कि विवरण क्या है इसका, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय MYAS ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। इस बार 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और अन्य श्रेणियों में द्रोणाचार्य व लाइफ टाइम पुरस्कार दिए हैं। हालांकि इस वर्ष किसी भी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नहीं चुना गया है। स्टेटिक हमारी जीके बन सकती है इससे। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, जिसकी शुरुआत 1991 और 92 में हुई थी। अब इसका नाम क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार लगातार 4 वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कोच को उनकी उत्कृष्ट कोचिंग के लिए दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। खेल पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो न्यूज है वो क्या है, सद्भावना दिवस, जो कि हाल ही में 20 अगस्त को मनाया गया था।
कि भारत में जो 20 अगस्त को है हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती की स्मृति में राष्ट्रीय एकता, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इससे रिलेटेड स्टेटिक्स हमारी बन सकती है। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, 41 की एज में बन गए थे। सद्भावना दिवस का मुख्य उद्देश्य सभी धर्मों और भाषाई समूहों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना था। राजीव गांधी के कार्यकाल में मतदान की आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर 18 कर दी गई थी। 61वीं संविधान संशोधन 1889 की गई थी। इन वर्ष 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत में दूर संचार क्रांति का अग्रदूत भी राजीव गांधी के राजनीतिक कार्यकाल को माना जाता है। चलिए खबर 5 देखते हैं हमारी। खबर नंबर 5 है कि जनगणना 2027 और दिव्यांग से रिलेटेड। आगामी जनगणना के लिए दिव्यांगता डेटा संग्रह को लेकर चर्चा तेज है। सरकार ने प्रस्तावित 9 जनगणना श्रेणियों में एसिड अटैक, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल बीमारी, ब्लड डिसऑर्डर को नया जोड़ा है, जबकि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की बीमारियों की दिव्यांगता मान्यता प्राप्त है। तो भारत में पहली बार समकालिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। आरपीडब्ल्यूडी राइट एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, वर्ष 2016 में पारित हुआ गया, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता मान्यता प्राप्त है। जनगणना विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची की लिस्ट में आता है। जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। भारत में पिछली जो आधिकारिक जनगणना है वो 2011 में हुई थी, जो लास्ट ईयर जो जनगणना हुई थी वो। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है हमारी एनसीआर क्षेत्र में हल्के मालवाहक जो एलजीबीएस पर है उन पर प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू किया गया है। वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पुराने डीजल और पेट्रोल आधारित हल्के माल वाहनों N1 N2 G एलजीबीएस पंजीकरण और संचालन पर क्षणबद्ध प्रतिबंध लगाने के लिए घोषणा की गई। और ईंधन, स्वच्छ ईंधन ईवीएस और हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया गया है। स्टेटिक्स जी के बनती है हमारी CAQM, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिले आते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आते हैं। भारत में ऑटोमोबाइल उत्सर्जन मानक वर्तमान में BS6 भारत स्टेज 6 के रूप में लागू है। ये हमारी न्यूज 6 है। न्यूज 7 कह रही है हमारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से रिलेटेड है। विवरण और विश्लेषण क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश कहा है कि निष्क्रिय तरीके से कचरा उत्पन्न करना संवैधानिक रूप से अनैतिक है। इसे नागरिकों और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 और जीवन अधिकार अनुच्छेद 21 के साथ जोड़ा गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम SWM रूल्स पहली बार 2000 में अधिसूचित और 2016 में संशोधित किए गए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A वनों, झीलों, नदी और वन्यजीवों की रक्षा करने का मौलिक कर्तव्य बताता है। पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में हुआ। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा GISAT-1 ए भू प्रक्षेपण उपग्रह मिशन से रिलेटेड है। विवरण क्या है इसका कि इसरो के GISAT-1A मिशन के तहत भू स्थितिक कक्षा 36,000 किलोमीटर से भारतीय भूभाग पर निरंतर नजर रखने और हर 30 मिनट में उच्च रेजोल्यूशन को तस्वीर लेने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। भू स्थितिक कक्षा भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। इसरो के वर्तमान मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के रॉकेट प्रक्षेपण मुख्य रूप से श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में होते हैं। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग 23 अगस्त है। चलिए प्रश्न नंबर हमारा जो 9 है टॉपिक वो अमेरिका की न्यूज से है। अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण $40 ट्रिलियन के पार हो गया है। वैश्विक आर्थिक खबरों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण पहली बार $40 ट्रिलियन के आंकड़ों को पार गया है। रक्षा खर्चा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के बढ़ते बजट के कारण राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका की जो केंद्रीय बैंक प्रणाली को फेडरल रिजर्व कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर उपयोग की जाने वाली प्रमुख आरक्षित मुद्रा रिजर्व करेंसी अमेरिकी डॉलर USD है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक और IMF को सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड्स ट्रीज
कहा जाता है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की देखरेख भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा की जाती है। चलिए अगली खबर है हमारी, लास्ट की खबर। लास्ट खबर है कि सैन चाल वन्यजीव अभ्यारण्य से, ये कहाँ है, पर्यावरण और भूगोल खंड के अंतर्गत चर्चा में रहे सैनवाल वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़े पारिस्थितिक महत्व को यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से रेखांकित किया गया है। तो सैनचाल वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना भारत के सबसे पुराने अभ्यारण्यों में से एक के रूप में 1915 में हुई थी। यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध सिंह लीला नेशनल पार्क का दक्षिणी पूर्वी विस्तार माना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से समशीतोष्ण और अल्पाइन प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में हिमालयन ब्लैक डियर, बॉर्किंग डियर और भारतीय तेंदुआ शामिल है। तो ये आज की हमारी 10 खबर रही। हो सकता है कि आपको इनमें से कोई खबर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो और कोई सी काम आ जाए एग्जाम में, इसलिए आप इसको देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।